देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है आवाज अड्डा और आज का हमारा विषय है कि मोदी जी अब क्या करेंगे। एक तरफ बात और दूसरी तरफ घात। पाकिस्तान की ये फितरत एक बार फिर नजर आई है। लाहौर में मोदी और शरीफ की मुलाकात के सिर्फ एक हफ्ते के बाद आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला कर दिया। आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन इस कार्रवाई में हमारे 7 जवान शहीद हुए हैं। हम इन जवानों की शहादत को सलाम करते हैं, देश कृतज्ञ है। लेकिन पठानकोट का हमला 2 बड़े सवाल खड़े कर रहा है। पहला ये कि क्या एक तरफ बात और दूसरी तरफ घात के माहौल में पाकिस्तान से बातचीत जारी रखी जाए, विदेश सचिव स्तर की बातचीत हो। इस हमले ने प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान नीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हम पूछ रहे हैं कि अब आगे मोदी क्या करेंगे। और दूसरा सवाल यह है कि क्या हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। इन्हीं मुद्दों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का एक बड़ा पैनल है और साथ में है 2 राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता। बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रभात झा, कांग्रेस की प्रवक्ता अमी याग्निक, रिटायर्ड एयर मार्शल कपिल काक, पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू जो पाकिस्तान रह चुके हैं, सामरिक विश्लेषक सुशांत सरीन और अजय शुक्ला और रक्षा विश्लेषक जीजे सिंह। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। अजय शुक्ला, जो 3 दिनों में हुआ है, जो आपने नजदीक से देखा है और एनालिसिस किया है, अगर इसकी एक एडिटोरियलाइज्ड हेडलाइन लगानी हो तो आप वो हेडलाइन क्या लिखेंगे? हेडलाइन को ये इस ऑपरेशन में एक ही हेडलाइन हो सकती है और वो है स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम विक्ट्री। क्योंकि जो इंटेलिजेंस मिल चुका था हमले से पहले, आतंकवादियों के हमले से पहले, जो उन्होंने एक एसपी को किडनैप किया था, जो उन्होंने वापस पाकिस्तान को फोन कॉल्स किए थे, जो कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सारे मॉनिटर किए थे, सारा इंफॉर्मेशन इनको पहले से इनके पास में था कि ये हमला होने जा रहा है। इस तरीके का ऑपरेशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल सोना होता है और बहुत कम अफसर होते हैं जबकि इतना क्लियर कट और साफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होते हैं। जी। इसके बावजूद उनको अंदर एयरबेस के अंदर आने देना, उनको साथ हमारे जवानों को कैजुअल्टीज बनाना, उनको 3 दिन वहां पे रह के लड़ाई करना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, अगर ये फेलियर नहीं है तो ये क्या है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि इतनी पहले जानकारी मिलने के बाद अगर इस घटना पर हमारी पूरी पकड़ या पूरी जीत नहीं हो सकती तो एक तरीके से ये जीती हुई बाजी को हारने जैसा है। प्रभात झा साहब, वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। आपसे सर मैं ये सुनना चाहता हूं कि ठीक है, बहुत बुरी वारदात हुई है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन विदेश सचिवों की जो बातचीत तय हुई है वो होगी और समय पर होगी। क्या आप ये कहेंगे? बिल्कुल होगी। मैं सबसे पहले उनको सैल्यूट करता हूं, देश की ओर से, अपनी ओर से, जो शहीद हुए और जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने को बलिदान किया, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारत तैयार नहीं था। अगर कोई जानकारी मिली थी तो तैयारी थी, इसीलिए ये सब हुआ। लेकिन जब शांति की सर इस पर बात करेंगे तो आतंकवादी प्रभात जी बहुत संजीदा मेहमानों का पैनल है, उस पर पूरी चर्चा करेंगे दूसरे हिस्से में। पहले हिस्से में हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े मुकाम पर हम खड़े हैं, एक स्टेट्समैनशिप वाली भूमिका ली प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो लाहौर रुकने के लिए गए। लोगों ने चेताया कि आप अपनी पॉलिटिकल कैपिटल दांव पर लगा रहे हैं, बड़ा रिस्क है, पाकिस्तान को तो आदत है धोखा देने की। और एक हफ्ते के अंदर एक वारदात, बड़ी वारदात, बड़ी हिमाकत वाली वारदात हुई। समझना हम ये चाहते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी हमको ये जानकारी दी गई है, वित्त मंत्री ने ब्रीफिंग की है और ये कहा है कि घटना, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ये समाप्त हो जाए, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे विषयों पर। इससे हमको ये आशंका होती है या हम अंदाज लगा रहे हैं कि कहीं 14-15 जनवरी की डेट में कोई बदलाव तो नहीं आएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 14-15 को विदेश सचिव स्तर की बातचीत इस्लामाबाद में होगी और भारतीय प्रतिनिधि वहां जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है कि जो मेरी जानकारी है, अभी तो इस समय सब नियंत्रण में आ रहा है और यह वार्ता तो जारी रखेगी सरकार, ये मेरी भी उम्मीद है।
मैं इस जानकारी के साथ नहीं आया हूं। अगर आप मुझे कहते तो मैं निश्चित तौर पर सरकार की जानकारी लेता, लेकिन वार्ता का जारी रहना आज की आवश्यकता भी लगती है। घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा भी लगता है कि आप पुनर्विचार होगा, लेकिन मैं इस मत का हूं और इस बात से अवगत हो रहा हूं कि मुझे लगता है कि वार्ता तो जारी रहेगी। संजय भाई, बिल्कुल। अमी बेन, आपसे मेरा सवाल यह है कि ये जो पुराने किस्से हैं और पुराने तरीके हैं राजनीति के बदला लेने वाले, कि तब आप भी ऐसा करते थे तो हम ऐसा करेंगे, आज आपके वरिष्ठ नेताओं का दिल्ली में बयान ये आया है कि बिल्कुल बातचीत नहीं होनी चाहिए, गलत है, ऐसा कांग्रेस पार्टी को नहीं कहना चाहिए। नहीं, देखिए, जो रियलिटी है वो ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सरप्राइज विजिट दे दी, उनको बर्थडे विश किया, उनकी ओथ सेरेमनी में भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैड बीन इनवाइटेड एंड ही केम। उन्होंने शॉल्स भी भेजी, गिफ्ट का एक्सचेंज हुआ, सब बातें अच्छी है, ये नो प्रॉब्लम, स्टेट्समैनशिप का एक पार्ट कह सकते हो, लेकिन आप साथ में ये भी कहो कि ऊफा में बातचीत करते हैं, साउथ ईस्ट में बात करते हैं, और साथ में ये रिएक्शन आता है वो कंट्री से और पाकिस्तान से, तो उस पे आप क्या कहेंगे? ऐसे में जब हमारे 7 बड़े जवान शहीद हो जाते हैं, पूरा देश ये जानना चाहते हैं कि ये कौन सी नीति है, इसलिए कहते हैं कि आप ये चलने देंगे और बात भी करेंगे। तो यू सी इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि भाई देश को तो बताइए कि आपकी देखिए, उनकी कामयाबी, अमी बेन, पाकिस्तान उनकी कामयाबी इसी बात में है, इन दहशतगर्दों की, कि ये बातचीत न हो, इसीलिए तो इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और हमको लगता है कि ऐसे में सरकार को कोई संशय भी हो, वो परसेप्शन मैनेज करने के डर में थोड़ा सोच विचार भी कर रही हो, तो उस कांग्रेस को, जिसकी पॉलिसी को मनमोहन सिंह रिफ्लेक्ट करते थे और कहते थे कि बातचीत तो हमेशा हमको करनी चाहिए, आपसे ये उम्मीद है मुझे सुनने की कि आप आज यहां कहें कि बातचीत होनी चाहिए और विदेश सचिव स्तर की जो शेड्यूल बातचीत है जरूर होनी चाहिए। आप ये कह रही हैं कि नहीं कह रही हैं? नहीं, मैं ये जरूर कह रही हूं कि भाई अगर हम टेरर और टॉक साथ में जाते हैं और फिर बातचीत होती है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सॉल्यूशन निकलेगा, तो जरूर करना चाहिए। पर एक तरफ हम टेरर को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, डिस्पाइट कि हमें इतनी इंटेलिजेंस मिली कि हम कर सकते थे, रोक सकते थे, हम नहीं रोक पाए, वहां बड़ी फेलियर हुई। और फिर हम साथ में बात भी करना चाहते हैं, तो ठीक है, दोनों चीज साथ में जा सकती है और आप सॉल्यूशन ला सकते हैं तो लाना चाहिए। पर आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इज क्वाइट ऑन दिस, कंप्लीटली क्वाइट ऑन दिस। बिल्कुल, अंदरूनी फेल्योर पर हम जैसा कह रहे थे कि हम बात जरूर करेंगे, विवेक काटजू साहब को शामिल करते हैं। सर, आपकी क्या राय है? जरा सा भी जो आज संशय दिखा है, बहुत लोगों से सरकार ने सलाह मशविरा किया है, कहीं कोई सेकंड थॉट है क्या कि ये विदेश सचिव स्तर की बातचीत न करें, उसमें बदलाव किया जाए, उसको टाला जाए? देखिए संजय जी, ये प्रश्न नहीं है कि क्या विदेश सचिव की बातचीत टाली जाए या नहीं। पहले ही बात है कि हम विश्लेषण कर लें कि पाकिस्तान की हकीकत क्या है, क्योंकि जब भी नीति बनती है और ठोस नीति नहीं बन पाती, विश्लेषण नहीं होता उचित, तो मुश्किलें होती हैं। अब मोदी जी की बातचीत हो रही है शरीफ साहब से। क्या शरीफ साहब पाकिस्तान की भारत नीति का निर्धारण करते हैं? नहीं, ये साफ जग को जाहिर है, ये जग जाहिर है, पाकिस्तान की सेना करती है। और ये मानना, जो लोग विश्लेषज्ञ ये मानते हैं कि पाकिस्तान की सेना और शरीफ एक ही पन्ने पे हैं, एक ही पृष्ठ पे हैं, ये गलत मानते हैं, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं। पाकिस्तान की सेना ने सिग्नल दर सिग्नल भेजा है। पहला सिग्नल हेरात में भेजा मोदी जी के शपथ ग्रहण के पहले, दूसरा सिग्नल भेजा गुरदासपुर में जब ऊफा के बाद, तीसरा सिग्नल ये आया है। पाकिस्तान की सेना ये कह रही है कि देखिए, आप शरीफ से जितनी भी बात कर लें, विदेश सचिव की आप जितनी भी बात तय कर लें, दरअसल एजेंडा, कार्यक्रम, उसकी स्पीड हम तय करेंगे। अगर हम इस सबको दरकिनार करते हैं तो फिर ऐसे ही हादसे होंगे जैसे कि पठानकोट में हुआ। सर, आपने बहुत, क्योंकि हम वास्तविकता से और जमीनी हकीकत से दूर हट रहे हैं। आप बहुत इससे दूर कभी नहीं हटना चाहिए। देखिए, एक आखिरी शब्द मैं कह दूं, आखिरी शब्द मैं कह दूं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो भारत पाकिस्तान का जो इतिहास है, रिश्तों का इतिहास बदलना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है, अपनी स्पीच में कहा है, लेकिन इतिहास बदलने के लिए दूसरी तरफ से भी तो पहल होनी चाहिए, पाकिस्तान की सेना से पहल होनी चाहिए। अभी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना भी चाहती है,
सब जानते हैं कि ये आतंकवादियों के पीछे कौन है, इन आतंकवादियों को कंट्रोल कौन करता है जी। जो विडंबना मनमोहन सिंह की थी वही विडंबना आज मोदी जी के सामने है। बिल्कुल। और अगर मोदी जी ये साबित करना चाहते हैं जैसे कि वो हैं एक राष्ट्रीय नेता हैं, मजबूत नेता हैं, तो फिर उनकी परीक्षा की घड़ी है ये। बिल्कुल, परीक्षा की बहुत बड़ी घड़ी है। सुशांत सवाल नहीं कि विदेश सचिव की बातचीत टले या ना टले, इस वक्त पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार को से बातचीत करके उससे जवाबदेही होनी चाहिए और उससे कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कहा जैश के जो ठिकाने हैं, जैश के जो नेतृत्व है उस पर कार्रवाई हो, तब तक पर ये बातचीत सब बेमानी है जब तक कोई एक्शन करके न दिखाया जाए। सुशांत सरीन साहब, काटजू साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि एक विदेश सचिव स्तर की बातचीत का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि आपको हकीकत का सही एनालिसिस आपके पास है कि नहीं। तो यह किसको नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में, जिसको हम एक एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, एक हुकूमत कहते हैं, वो उसके 3 एंटिटीज हैं, ISI एक है, फौज एक है, पॉलिटिकल लीडरशिप तीसरी है। ये जानते हुए भी फिर मोदी जी क्या बिना तैयारी के 1/3 आलिंगन, 1/3 गले मिलने के लिए चले गए? क्योंकि 2/3 तो बाकी है जिनसे न कोई बातचीत है, न उनके बारे में हमारे एनालिसिस में ये अंदाज है कि वो इतना बड़ा धोखा करेंगे या हमारी बातचीत की कोशिश को इस तरीके से उल्टा कर देंगे। सुशांत। संजय जी, मैं आपकी और काटजू साहब की जो बात है उससे एक लिहाज से तो सहमत हूं, लेकिन एक जहां पर मैं बड़ी विनम्रता से आपसे इख्तलाफ करूंगा वो ये है कि एक तो मेरे ख्याल ये जो हमने धारणा बनाई हुई है कि सेना और ISI 2 अलग अलग चीजें हैं, ये नहीं है, ये एक ही चीज है, पहली बात। दूसरी चीज कि हमने ये जो बनाया हुआ है कि जो सिविलियन शरीफ है और जो फौजी शरीफ है उनके बीच में कोई बहुत बड़ी दरार है। हमने ये कैसे मान लिया कि नवाज शरीफ जो है वो एक्चुअली भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। मेरी जो काटजू साहब से अभी एक जो इख्तिलाफ राय है, जो मैं अक्सर उनसे कोई बहुत ज्यादा मेरी नहीं होती, लेकिन उसमें ये है कि हमने ये जो धारणा बनाई हुई है कि हमको शरीफ, नवाज शरीफ तो हमारे साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, रहील शरीफ नहीं चाहता। मुझे तो इस पे बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि क्या नवाज शरीफ भी चाहता है? उनके बयान जो हैं वो जरूर ये दर्शाते हैं कि वो अच्छे रिश्ते चाहते हैं। उन्होंने जो रवादारी दिखाई वो अपनी जगह ठीक है। अगर नवाज शरीफ कल को ये कहें कि भाई मैं मोदी जी आपके घर पे आना चाहता हूं, तो मोदी जी भी इसी तरीके की रवादारी दिखाएंगे। लेकिन क्या नवाज शरीफ एक्चुअली भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं? और अगर वो ये चाहते हैं तो फिर उनके पल्ले क्या है? फिर ये दूसरा सवाल बाद में आएगा। बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि वो ये जानते हैं कि फौज की रजामंदी के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते, तो एक लिहाज से वो गुड कॉप बने हुए हैं दुनिया भर के लिए और फौज जो है वो बैड कॉप है। और हम ये जो इनके बीच में एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं, इनको अलग अलग करके देखते हैं, हम इनको वो स्पेस देते हैं कि ये हमारे साथ खिलवाड़ कर सके। मेरे ख्याल ये हमारे को छोड़ देना चाहिए। ये एक ही एंटिटी है, चाहे वो ISI हो, फौज हो, जिहादी हो या नवाज शरीफ हो, ये सारे एक ही, जो उसको पंजाबी में कहते हैं चट्टी बट्टी के हैं, इनको एक ही तरीके से डील किया जाना। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और ये मानना कि वो 2 एंटिटी हैं, गुड कॉप बैड कॉप है, ये अपने को गुमराह करने जैसा है। सिंह साहब, आपका एक कमेंट लूंगा कि जो वारदात हुई है पिछले 3 दिनों में, उसको देखते हुए बातचीत के बारे में आपका क्या अंदाज है? होगी, नहीं होगी या अब देर हो जाएगी इसमें? संजय जी, मैं इसको ऐसे मानता हूं कि सबसे पहले ये जो अभी पठानकोट में हमला हुआ है, मैं इसको एक पाकिस्तान की फौज का, उनके आर्मी चीफ रहील शरीफ साहब का और ISI का एक संदेश समझता हूं कि उन्होंने ये एक संदेश दुनिया को दिया है और नवाज शरीफ को दिया है कि देखो, तुम पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं हो, हम इसके ओनर्स हैं, हम प्रिंसिपल्स हैं, हम जो जिसे कहते हैं इसके असली जो जिसे कहते हैं कि हुक्मरान हैं। और इसके साथ अगर इनकी पाकिस्तान के इतिहास को जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि पिछले 60 साल से 50 साल से ज्यादा वहां फौज का राज हुआ है। तो रहील शरीफ साहब का उसी रास्ते के ऊपर मुझे लग रहा है कि जाना है कि वो
वो जो ट्रेडिशन वहां पे चल रही है उसी के ऊपर रखना चाहते हैं। इसके साथ मैं ये जो संदेश की बात कर रहा था, ये एक संदेश हमको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो हमारे मोदी साहब हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको भी एक संदेश जा रहा है कि देखिए मोदी साहब, आप गलत पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली असली जो शांति लाने वाले हैं वो जो हैं वो हम हैं। क्योंकि देखिए, जब भी कोई बातचीत होती, चाहे एनएसए लेवल की हो, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की हो, कोई भी आप मानिए बातचीत, डायलॉग प्रोसेस, एंगेजमेंट, जो भी अंग्रेजी में अलग अलग शब्दों में कहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि एलओसी के ऊपर, हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, हमारे बॉर्डर के ऊपर शांति होनी चाहिए। जी, शांति लाने वाले उनकी फौज है, नवी शराफ नहीं है। इनकी कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस नहीं, इनको इज्जत नहीं है मैं समझता हूं पाकिस्तान की आर्मी के अंदर। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि उन्होंने ये संदेश दिया है कि उन्होंने ये संदेश दिया है कि पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कश्मीर के। बिल्कुल। प्रभात झा साहब, आपने सारे विशेषज्ञों की राय सुनी और उनमें आपस में कुछ असहमतियां हैं, वो भी आपके सामने हैं, लेकिन एक सहमति है कि जिस आदमी से गलबहियां करने का एक बड़ा प्लान इन्होंने बनाया, बड़ा रिस्क लिया, वो तो कोई है ही नहीं, वो तो कठपुतली है। हुकूमत और ताकत किसी और के पास है और उसने एक मैसेज नहीं भेजा है, एक बहुत ही गंदा मैसेज भेजा है जो हमारे नए साल की शुरुआत के साथ हुआ है। हिमाकत से भरा हुआ मैसेज भेजा है। कहीं पॉलिटिकल असेसमेंट में गलती है या इसके पीछे कोई योजना है? थोड़ा ये समझाइए आप झा साहब। मुझे लगता है संजय जी, समय लगेगा इसमें, विद इन ए डे इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन हां, मैं जो आम सहमति बन रही है और जो बातें आई हैं विशेषज्ञों द्वारा या अन्य लोगों द्वारा जो पैनल में बैठे हैं, मैं इतना जानता हूं कि भारत के विश्वास को लेकर ही प्रधानमंत्री बात करते हैं और भारत के विश्वास के साथ कभी दगेबाजी करने की कोई हिमाकत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ जी हो या उनकी सेना हो, जैसे सुशांत जी ने कहा कि मैं भी ये मानता हूं कि आईएसआई या सेना ये एक ही। अब नवाज शरीफ के बारे में इतनी बात तो आने लगी कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है। अगर वार्ता नहीं होती, मोदी जी जाते नहीं, तो ये बातें भी नहीं आती। हमको भी देखना है कि कहां तक है और वो किस हद तक हमको सहना पड़ेगा। लेकिन क्या हम अपने शहीदों, अपने सेना के लाश पर बात करें, ये बात भी तय करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अभी कोई बहुत जल्दी कमेंट नहीं करूंगा और इसलिए नहीं करूंगा कि इन बातों पर अपने को थोड़ा समय लेकर समझना बिल्कुल बिल्कुल फेयर, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। बिल्कुल फेयर बात है सुशांत। नहीं, आप बिल्कुल एक मिनट अभी सुशांत जी ने आपको कहा, मैं समझता हूं कि सबकी राय, देश की राय क्या बनती है और देश की राय को समझकर अगर सरकार कोई राय बनाती है तो वो ज्यादा कारगर होगा। हमें पाकिस्तान से वार्ता करने में दिक्कत नहीं है जी, दिक्कत उन आतंकवादियों को है कि मेरी सरकार पाकिस्तान बात न करे, तो ये बात क्लियर हो जाएगी, उसके बाद सरकार तय करेगी। सर, जिसको हम सरकार समझते हैं कि हम उससे बात करेंगे वो सरकार नहीं है। संजय जी, यही पॉइंट सुशांत कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे। संजय जी, मैं ये देखिए, मुझे जो थोड़ा सा अचंभा होता है, दो तीन चीजें मैं जल्दी आपसे कह दूं। यही झाजी अगर अभी ऑपोजिशन में होते और अमी बहन सरकार में होती, तो जो झाजी कह रहे हैं वो अमी बहन कह रही होती और जो अमी बहन कह रही है वो झाजी कह रहे होते। तो ये तो एक लिहाज से, एक मिनट सर सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी, एक मिनट सुन लीजिए। अगर आप लोगों को 70 साल के बाद ये नहीं पता लगा कि पाकिस्तान चीज क्या है, किस जानवर का नाम है, तो आपको एक दो दिन में ऐसी कोई और नई बात नहीं पता चलेगी। आप, मेरे ख्याल हमने अपनी आंखें मीची हुई हैं, हमने या तो अपने दिमाग से छुट्टी ले रखी है कि पाकिस्तान किस जानवर का नाम है। आप अभी तक नहीं समझे तो फिर आप आगे भी नहीं समझेंगे। वही जो पुरानी गलतियां हो चुकी हैं उन्हीं को हम बार बार दोहराएंगे और कुछ बदलाव नहीं आएगा। और मेरे को एटलीस्ट मोदी जी से ये तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इंडिपेंडेंस के बाद जिनकी पैदाइश हुई है और वो जो सारा बैगेज
उनसे पहले वाले प्रधानमंत्रियों का था। मेरी आज भी उम्मीद है कि वो आइए यहाँ पे एक नहीं होगा, लेकिन अगर वो भी वही गलतियां दोहराएंगे तो फिर वही नतीजा निकलेगा जो पहलों का ये इसीलिए अब थोड़ा सा और कोई दूसरा नहीं निकलेगा। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है क्लैरिटी के लिए, और ये सवाल अजय शुक्ला से पूछना चाहूंगा मैं। अजय, आप ये बताएं कि थोड़ा सा हमको पजलिंग लगता है क्योंकि मोदी जी ऐसा दांव नहीं खेलते जिसमें जोखिम हो और वो हार जाएं। उन्होंने होमवर्क किया होगा, पहले पीछे कुछ बातचीत हुई होगी बैक चैनल में, उसके बाद इसकी तैयारी हुई होगी, और तैयारी के बाद ये एंटिसिपेशन तो बच्चे बच्चे के पास है कि जब भी आप दोस्ती के हाथ बढ़ाएंगे पाकिस्तान से कोई दहशतगर्द एक्शन हो जाएगा। क्या कैलकुलेशन मोदी जी के रहे होंगे और इस वक्त आगे आप उनके लिए क्या अनुमान लगाते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं? देखिए, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी है। मैंने सबकी बात सुनी है और सबका ये कहना है कि पाकिस्तान में आईएसआई और फौज एक तरफ है और पॉलिटिकल लीडरशिप दूसरी तरफ है। हम लोग यही गलती करते हैं पाकिस्तान के साथ कि पूरा जो है हम उस देश को ओवर एनालाइज कर देते हैं कि भाई अगर ये हमारे खिलाफ चल रहा है तो ये हमारे साथ में है, और हमें इन सब ना मोदी जी ने इन सब बातों में ध्यान दिया होगा। वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। जब पाकिस्तान एक एंटिटी है हिंदुस्तान के लीडरशिप के लिए और वो उस एंटिटी के साथ बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान हमारे खिलाफ, और ये मैं एंटिटी में चाहे पाकिस्तान की फौज हो चाहे पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडरशिप हो, अगर वो भारत के खिलाफ आतंकवादी हमला करें, अगर भारत को चोट पहुंचाएं, तो भारत के पास भी वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो उनके ऊपर हमला करें और उनके ऊपर चोट पहुंचाएं, चाहे जिस भी तरीके से। और कई तरीके होते हैं इसके। इनके साथ जो है, इन हमलों के साथ वार्ता या बातचीत को जोड़ना ये एकदम गलत बात है। ये आपस में हमले, पाकिस्तान का हमला, आतंकवादी हमला हमारे ऊपर, हमारा रिस्पांस उनके खिलाफ, मिलिट्री रिस्पांस के खिलाफ, इसके साथ साथ बातचीत चलनी चाहिए। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही बात लेके चली होगी कि चाहे मैदान जंग में या मैदान आतंकवाद में, चाहे जो भी बात चलती रहे, वार्ता ना टूटे, वार्ता चलता रहे। इन दोनों का कनेक्शन जो है भारत ने कई सालों से, कई डेकेड से जो है किया है, लेकिन इसमें असलियत में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और हमारे पास ये काबिलियत होनी चाहिए कि हम आतंकवाद का जवाब फोर्स के साथ दें और बातचीत साथ साथ चलती रहे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए आपसे एक सवाल पूछने का और मेरा मन है, और उसके बाद मैं कपिल काक साहब के पास जाऊंगा अजय, और वो ये है कि ये आप जैसे विशेषज्ञ एनालिस्ट जो आप लोग हैं, वो तो बात कर सकते हैं कि और तरीके होते हैं, ओवर्ट और कोवर्ट ऑपरेशन जैसे शब्द होते हैं, लेकिन ये मुझे बड़ा अचरज होता है देख करके कि जब रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी ये बोलना शुरू कर दें कि ओवर्ट होता है, हम कोवर्ट करके दिखाएंगे। 18 महीने हो गए, हमको ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि भाई कम से कम बोलो तो मत, पब्लिकली तो मत बोलो, अभी तो कुछ कर भी नहीं पाए हो तुम। क्या कहेंगे अजय आप? ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमारे ऊपर हमले आते जाएं और हम कोई जवाब ना दे पाए, ना खुले में ना कोवर्ट में, तो फिर प्रेशर तो आएगा ही उस वक्त के सरकार के ऊपर। ऑपोजिशन का प्रेशर हर हालत आएगा, पब्लिक का प्रेशर उनके ऊपर आएगा। लेकिन जब हमारे पास ये रिटेलिएशन की काबिलियत हो और उस रिटेलिएशन की काबिलियत चलाई जाए और एक्सरसाइज की जाए, और ये हमारे पब्लिक के सामने और हमारे ऑपोजिशन के सामने ये चलाई जाए और ये काबिलियत हो और सबको इस बात पे तसल्ली हो, तो फिर ये सब लोग ने ये जो जुड़ावा जो होता है, जो लोग जोड़ते हैं, डायलॉग एक तरफ और बातचीत एक तरफ और हमला हुआ, और ये सब इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बिल्कुल। आइए काक साहब, आपकी एक राय लेना चाहूंगा। अभी हम बात कर रहे थे इस विषय पर कि आगे बातचीत 14-15 जनवरी वाली विदेश सचिवों वाली होगी या नहीं, लेकिन अब थोड़ा विषय बदलना चाहता हूं आपके साथ। बड़ा विवाद है कि जब जानकारी थी और बढ़िया जानकारी थी इंटेलिजेंस की, उसके बाद ऐसी वारदात क्यों हो पाई, इतनी लंबी क्यों चली, कोऑर्डिनेशन कैसा था? 3 दिनों की वारदात और घटनाक्रम को देखने के बाद क्या आपको पता है कि कमांड में कौन है, ऑपरेशन को गाइड कौन कर रहा है, डिसाइड कौन कर रहा है? काक साहब।
देखिए, इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी आज तक हुई नहीं है। संजय जी, आपने जो सवाल पूछे हैं ये पिछले 3 दिनों से 20 चैनल्स पर मैं जवाब देने की कोशिश करता आया हूं। पहली बात यह है कि जो काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी है भारत की, वो इस हादसे के बाद इस पर कोई शक नहीं है, काफी कमजोरियां हैं, काफी गैप्स हैं, अभी भी उनको फुल करना है। ऐसा मैंने सारे विश्व में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है आतंकवाद का जहां आपको 24 घंटे की नोटिस मिल रही है, ये भी कहा जाता है कि हमला कहां होगा, और उस एयरबेस को आप सिक्योर नहीं कर सके। एयरबेस के अंदर जो कोई भी टैक्टिकल कार्यक्रम था अच्छा हुआ, उसमें कोई शक नहीं है, मगर आपका पहले लक्ष्य था जो हमारे निर्णय लेने के यहाँ पे कार्यकर हैं, दिल्ली में हैं, उनको सोचना था कि जो कुछ भी हो, अगर आपको ब्रिगेड लगाने हैं, बटालियंस लगाने हैं, जो कुछ भी लगाने हैं, किसी आतंकवादी को पठानकोट की एयरबेस में आना नहीं चाहिए। तो वो हुआ नहीं। आप उनको वो गुस्से हैं। अभी मेरे ख्याल में 65वां घंटा हो रहा है जब से 2 लोगों ने सारे भारत को 125 करोड़ लोग टेलीविजन देख रहे हैं, ये हादसा खत्म कब होगा, ये पहली बात है। इस कमजोरी में, जैसे आपने खुद ही सवाल पढ़ाया, कमांड कौन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कौन कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस कहां से जा रही हैं, इस पे कोई किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरी बात है, जैसे मैं कहते आ रहा हूं इतने दिनों से, देखिए वार्ता चलनी चाहिए। मैं अजय से बिल्कुल सहमत हूं इस बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने होमवर्क किया है, प्रधानमंत्री पर दबाव डाला गया है, प्रेसिडेंट पुतिन का दबाव है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का दबाव है, होलैंड का, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं डेविड कैमरून का है, सबसे ज्यादा बराक ओबामा का पाकिस्तान पे और हम पे दबाव है कि आगे बढ़िए, क्योंकि पश्चिमी एशिया में आग लगी हुई है। आईसिस का जो खतरा सारे विश्व में है, आईसिस का तो नाम भी किसी ने नहीं लिया। मेरे ख्याल में इस प्रोसेस को विश्लेषण करने में बैक चैनल में नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री ने एक मतलब स्पष्ट रूप से किया है, और इसीलिए मेरी राय है, जानकारी मैं पूरी तरह से कह नहीं सकता हूं 100% श्योरिटी, मगर मेरी जानकारी है कि रहील शरीफ इस मामले में ऑन बोर्ड हैं इस वार्ता में। हाँ, सवाल उठाया जा सकता है फिर ये आए कैसे आतंकवादी भारत में, इसमें ये भी कोशिश प्रोबेबली ये भी एक हो सकता है कि उनके जो कुछ गुट हैं पाकिस्तान रेंजर्स के हैं या पाकिस्तान की थल सेना के हैं, जिनको मिले जुले हैं जैश ए मोहम्मद से। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपने आगे बढ़ना है, अभी तक सवाल उठाया गया है कि नवाज शरीफ और रहील शरीफ दोनों अलग अलग मतलब यूनिट्स में हैं, मगर ये भी बात जाननी है कि नसीर जंजुआ को राष्ट्रीय सलाहकार पाकिस्तान का बनाया गया है, और वो एक चैनल लगाई गई है पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी से भारतीय जो हमारा एमईए है या आर्मी है बात करना नहीं चाहती, मगर एक इनडायरेक्ट चैनल है आपके पास, और इसमें मैं सहमत हूं कि अब रास्ता अगर खोलना है, पहले आप जंजुआ से बात कीजिए। दूसरी बात आप करिए कि जैश ए मोहम्मद का आपको पता है एड्रेस कहां है, मसूद अजहर कहां है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये ना करिए जो 26/11 के बाद आप कह रहे हैं आपका सबूत कहां है, आपके वॉइस सैंपल्स कहां है, कमजोर सा केस बना के वहां की हाईकोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया। मेरे ख्याल में वो करने की आवश्यकता है और वार्ता चलनी चाहिए, विदेश सचिव जाएंगे। मैं 1-2 चीजें कहना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं, आप 9 डेलीज देखें, आज के 8 डेलीज कहते हैं इंग्लिश डेलीज कि आप बातचीत करिए। बिल्कुल। पिछले इतने सालों से जो कोई भी हमारे राजदूत पाकिस्तान में रहे हैं वो कल सुषमा स्वराज से मिले हैं, कंसेंसस वहां भी है, बातचीत करिए। अगर आप कश्मीर में देखेंगे, अलीशा गिलानी से पीडीपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस सब कहते हैं बातचीत करिए। बिल्कुल, इसलिए बातचीत का सिलसिला कौन कहता बातचीत नहीं होनी। बिल्कुल, पब्लिक मूड भी बना है और शायद मोदी जी की संजय जी मैं जरा बोल लूं कुछ। यस सर, मैं आपके पास तुरंत आता हूं काटजू साहब, छोटा सा एक ब्रेक लेकर के, छोटा सा ब्रेक। सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है कि भारत अब पाकिस्तान के मामले में क्या करे।
मोदी जी पाकिस्तान के मामले में अब क्या करें, पठानकोट की वारदात के बाद। और मेहमानों का बेहद संजीदा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अब मैं इन सारी बातों का जवाब लेने के लिए प्रभात झा साहब के पास जाऊं, उसके पहले काटजू साहब, काक साहब की बात पर कुछ कहना चाहते थे। और उसमें से एक जो टेकअवे मैंने लिया वो ये कि जो हम समझते हैं कि राहिल शरीफ और नवाज शरीफ अलग अलग पेज पे हैं, उनकी राय है कि वो दोनों तो एक तरफ हैं, लेकिन कुछ दूसरे एलिमेंट हैं जो जैशे वगैरह से जुड़े हुए होंगे, वो शायद गड़बड़ करा रहे हैं। जबकि हम लोगों की राय यह है कि सेना और पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पे नहीं है। काटजू साहब, देखिए, 4 नुक्ते मैं अर्ज करना चाहता हूं आपके सामने। पहली चीज कि अगर रोग एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान फौज में, जैसे काक साहब फरमा रहे हैं, तो फिर राहिल शरीफ और जंजुआ साहब को क्या मुश्किल है उनको कंट्रोल करने में? आज बयान क्यों नहीं देते हैं कि हमारे रोग एलिमेंट्स इसमें शामिल थे, हमें अफसोस है और हम इन पर अब नियंत्रण पाएंगे कि जो पहल हुई है उसमें कोई बाधा ना आए। ये हुआ नहीं है। अब ये कहना कि इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ये सरासर गलत है। दूसरी चीज, इस वक्त तक किस एविडेंस के बेसिस पे ये कह रहे हैं काक साहब कि वो दोनों एक पेज पे हैं? तीसरी चीज, वो ये फरमा रहे हैं कि नहीं, मैं आप कैसे, देखिए मैं अभी बताता हूं आपको। नहीं है हाँ, मैं कह दूं, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं। पहली चीज, अगर हमारी नवाज शरीफ कमजोर है, आपकी एविडेंस कैसे बहुत ही मजबूत? मैं बोल तो लूं साहब, आपने तो कुछ एविडेंस दी नहीं है काक साहब। और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान वाले आपको कहेंगे, नवाज शरीफ कहेंगे कि हाँ हमने बोल तो पकड़ लिया है, हम आपके पैर छूते हैं? ऐसा नहीं होता। आप तो राजदूत रहे हैं, आप शहीद होते हैं हमारे, भी वो कर रहे हैं। मैं बोल, उनको आने दीजिए, यहाँ पर करने दीजिए जो वो कर रहे हैं। यहाँ पर झंडा भी लगवा दीजिए उन्हीं का। मैंने एक लफ्ज नहीं कहा जब आप बोल रहे थे काक साहब। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप वही सिविलिटी। जी हाँ काक साहब, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आप देखिए, सुशांत शरीफ भी घुस गए हैं इसमें। बात नहीं, गलत बातें कही जाती हैं, हम लोग तो देखिए, सीएनबीसी आवाज की खास बात यही है कि बहुत गर्म बहस ऐसी हो सकती है जो सुनाई पड़े। और हमारे यहाँ पार्टी के तौर पर भी आप देख रहे हैं कि पॉकेट साइज प्रवक्ता नहीं आते, वरिष्ठ नेता आए हुए हैं, प्रभात झा जी और अमीबेन, तो अभी वो जवाब देंगे इस बात का। काटजू साहब अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो सबसे बड़ी एविडेंस मेरे सामने है, जिसका किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, वो ये कि हमारे उच्चायुक्त जो तब थे राघवन साहब, वो रायविंस पहुंच गए जब मोदी जी वहां थे, नवाज शरीफ जी के साथ मुलाकात करने गए थे लाहौर। लेकिन पाकिस्तान के जंजुआ साहब नहीं पहुंच पाए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये तो फिर आपका पॉइंट यही है ना सर, तो आपका पॉइंट यही है कि ये सब जानकारी देखिए हम लोगों के लेवल पर, काटजू साहब, हम लोगों के लेवल पर इतनी जानकारी और एनालिसिस है, तो मोदी जी थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा ओवर रीच कर गए, थोड़ा प्रीमेच्योर काम कर गए, यही तो पॉइंट है। संजय जी, मैं 2-3 चीजें अगर संजय जी और आप इजाजत दें तो मैं कह लूं। जी, ये उम्मीद करनी कि पाश्चात्य देशों के दबाव के कारण पाकिस्तान की सेना और सेना अध्यक्ष काम करेंगे, ये गलत है। इतिहास साक्षी है कि उन्होंने जब भी दबाव उनका आया, पाश्चात्य देशों का आया है पाकिस्तानी सेना पर, वो बड़ी खूबसूरती से उसको हैंडल कर चुके हैं। अफगानिस्तान इसका साक्षी है। तीसरी चीज, ये कौन कहता है कि बातचीत नहीं हो? विदेश सचिव की बातचीत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको रोक लगाया जाए, मैं बस इतना विनती कर रहा हूं कि पाकिस्तान गुड फेथ इस वक्त दिखाए, वो एक्शन ले जैश के खिलाफ। पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को हमारे सुरक्षा सलाहकार से बातचीत करवाए, तब तो देश के हमें ये भरोसा बने कि वो चाहते हैं कुछ करना। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ है हमारे पास, और पाकिस्तान यहां पर हमको कन्विंस कर सकता है अगर हम ये मानने को तैयार हैं कि उनमें कोई भी सिंसियरिटी है। सुशांत सरीन के पास जाने के पहले जीजे सिंह साहब कुछ कहना चाहते थे। नहीं, मैं 2-3 चीजें कह दूं प्लीज। जी संजय साहब, मैं आपको एक बिल्कुल अलग से बात कहना चाहता हूं। अभी काटू साहब और एयर मार्शल काक साहब ने अपने विचार रखे हैं। मैं जो कहना चाहता हूं कि हमारे पास, हमारे हिंदुस्तान में कोई हमारे नेबर जो हैं, इसके लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं टेबल के ऊपर। पाकिस्तान में जहां तो ऐसी डेमोक्रेसी हो सकती है जैसे इंडिया में है, वो सिर्फ हमारा एक सपना है।
दूसरा है कि वहां पे एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप रहेगी, वो भी हमें पसंद नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर बातचीत पाकिस्तान के साथ की जाए तो जिसे कहते हैं कि ए बैड वॉचमैन इज बेटर देन हैविंग नो वॉचमैन एट ऑल, तो ये जो अरेंजमेंट चल रहा है उनका कि मिलिट्री का भी उधर काफी दबदबा है और डेमोक्रेसी को हम स्ट्रांग करते हैं, तो इनके जो नवाज शरीफ साहब हैं तो उनका एक ऐसा रोल हो जाएगा कि उनके ऊपर कोई वॉचमैन तो होगा ना, चाहे बैड वॉचमैन हो। बिल्कुल, बात तो करो, कुछ तो फायदा मिलेगा और कमिट करो। हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो नेबर है, हाँ हम देखिए, हम ये नहीं चाहते कि हमारा नेबर इस्लामिक स्टेट बन जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि वहां पे ऐसे तथ्य हैं जैसे ये हम हक्कानी नेटवर्क हुआ और ये लाखवी और जितने भी आप जानते हैं, ये जो जितने मौलाना है, अगर ये इनके हाथ में वहां की कमान आ गई तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सुशांत, तो मैं समझता हूं कि जैसा अरेंजमेंट चल रहा है ये भी एक तरीका ठीक है। ठीक है सुशांत, आप थोड़ा सा असहमति वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है। 2-3 मिनट पहले, हाँ संजय जी प्लीज मेरे को 2-3 मिनट दीजिए, मैं जल्दी 5-7 पॉइंट। सर आप बिल्कुल अपने सारे पॉइंट बहुत ब्रीफली रखते हैं, आप रखिएगा। एक सेकंड सर, संजय जी सर एक सेकंड, आप सारी बात रखिएगा क्योंकि आप बहुत ही ब्रीफ बोलते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि मैं डिस्कशन को इधर लेके जाना चाह रहा था कि दूसरा हिस्सा जो हमारा है, हमारी तैयारी का, कोऑर्डिनेशन का, उसकी जो कमजोरियां दिखी हैं उस बारे में मैं इस डिस्कशन पर चाहता था कि आप अपने विचार रखें। अजय ने कुछ पॉइंट्स बताए, मैं कुछ पॉइंट्स और सामने आए। लेकिन मेरे ख्याल बहुत जरूरी है संजय जी, बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें मैं यहां पर थोड़ा क्लियर करूं। अभी जीजे सिंह साहब कह रहे हैं कि ये मौलाना हजरात आ जाएंगे, हक्कानी नेटवर्क आ जाएगा। ये 1950 से हम सुनते आ रहे हैं कि अयूब खान को बचा लीजिए नहीं तो मौलवी आ जाएंगे, भुट्टो को बचा लीजिए नहीं तो मौलवी आ जाएंगे, जियाउल हक को बुला लीजिए मौलवी आ जाएंगे। अगर मौलवियों का इतना ही खतरा है तो आ जाए मौलवी, उनको भी टैकल कर लेंगे। इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक रिपब्लिक और इस्लामिक एमिरेट में भारत के लिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, उतने ही हॉस्टाइल तीनों की तीनों एंटिटीज होंगी, पहली बात। दूसरी चीज ये, काक साहब बात कर रहे हैं कि दुनिया भर का प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है। दुनिया भर का प्रेशर हमारे ऊपर कारगिल युद्ध के समय पर भी आया था, लेकिन क्योंकि वाजपेयी जी ने उस प्रेशर को लेने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं जब तक इनको खदेड़ता नहीं हूं मैं दम नहीं लूंगा, तो प्रेशर वापस पाकिस्तान के ऊपर गया। तो प्रेशर आप ले तो आपके ऊपर है, ना ले तो आपके ऊपर नहीं है। तीसरी चीज, ये जो बात हम कर रहे हैं कि 8 अखबारों ने लिख दिया, उन अखबारों के कितने संपादक ऐसे थे जो मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना भी चाहते हैं या उनकी इतनी भी टॉलरेंस है कि अगर प्रधानमंत्री वो निर्वाचित हो गए तो उनको सहनशीलता से कबूल कर रहे हो? ये प्लीज मुझे जरा बताइएगा। चौथी चीज, अब क्या सैयद अली गिलानी जो चाहते हैं अब भारत सरकार क्या वो करेगी? पांचवी चीज, ये आईएस का जो थ्रेट हमारे ऊपर दे रहा है, हम ये क्यों नहीं महसूस कर रहे कि आईएस का थ्रेट पार्टली पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है तालिबान को स्वीकार करवाने के लिए दुनिया भर में। तालिबान के स्वीकार्यता के लिए आईएस का थ्रेट पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है, और ताकि आगे भी चल के पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है अपने मर्सनरी बिहेवियर का वो मिलते रहे। तो मेरे को पाकिस्तान प्लीज ये ना कन्विंस करने की कोशिश करे कि आईएस का थ्रेट है, मैं उसको एटलीस्ट मैं वो जो वो चूरन बेच रहा है मैं उसको लेने को तैयार नहीं। और फाइनली एक चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये अभी एडवाइस की बात हुई कि बहुत सारे पुराने सफीरों ने एडवाइस दी थी। संजय जी, मैं भी आपके प्रोग्राम में ऐसे लोगों को लेके आ सकता हूं जो एक तरीके का बात बोले और दूसरा, मैं अगर दूसरी तरीके की बात करवाना चाहता हूं तो मैं वैसी ही एडवाइस ले सकता हूं। तो इस एडवाइस का भी कोई मतलब नहीं है, इससे हकीकत जो है वो बदलती नहीं है। और लास्टली, हमको ये जो हमने एलिबाई ढूंढनी शुरू की है ना पाकिस्तानियों के लिए कि नहीं वैसे फौज भी हमारे एक ही पन्ने पे है, लेकिन कुछ उनके रोग एलिमेंट हैं, ये भी हमारे को एक चूरन बेचा जाता है, हम इसको खरीदते रहते हैं और बार बार मुंह की खाते हैं। तो मेरे ख्याल थोड़ा सा रियलिज्म के साथ अगर हम आगे बढ़े तो भारत की सुरक्षा उसी में होगी। जी काक साहब, आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे क्योंकि ये राय सामने आ रही है? नहीं, मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं। मतलब सुशांत सरीन ने एक बात तो बताई है कि सिर्फ सारे हिंदुस्तान में रियलिज्म अगर है तो सुशांत सरीन में है, जो हमारे पिछले है मेरे पास है। मैं इस चीज को बहुत अब देखिए, अब मुझे बात करने दीजिए सुशांत, आप बात करने दीजिए, डोंट डिस्टर्ब मी।
आप कह रहे हैं कि अखबारों की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, 8 नेशनल डेलीज हैं। हम यहां पे डिस्कशन मोदी सरकार को बरकरार रखने का कर रहे हैं कि भारत की सुरक्षा का डिस्कशन है। ये इरेलीवेंट बातों के लिए मैं रिस्पांस नहीं देना चाहता हूं। हमारे देश के जो नागरिक हैं काक साहब, एक मिनट, एक सेकंड, काक साहब, मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे। सवाल बड़ा सिंपल है, बहुत लोगों की आप पहले रिएक्ट करिए। एक इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दीजिए। 6-7 इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रखी है, हार्ड लाइनर स्टेटमेंट जिसमें कोई मानी नहीं है। ये एक ऐसा मौका है देश के लिए एक नए रास्ते पे जाने का है, रणनीतिक का रास्ता निभाना है। एग्जैक्टली उसी को समझना चाहते हैं। देश नया रास्ता निकाल रहा है, हमने एक लीडरशिप दिखाई है, इसमें दो राय नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान के बारे में ये कंफ्यूजन रखना कि एक एंटिटी है, आधा है, पौना है, चौथाई है, ये गलत फहमी है। मैं आपसे सवाल सिंपल पूछ रहा हूं काक साहब कि पाकिस्तान हुकूमत अलग अलग एंटिटी मिलकर के एक एंटिटी है और उस पर फैसले करने वाला शख्स नवाज शरीफ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, सबके सब पैनलिस्ट जानते हैं। ये आज की बात नहीं है, पिछले 60 साल की बात है। मगर देखिए, वाजपेयी के टाइम आप 2002 से 2003 से 2004 तक, फिर मनमोहन सरकार आई है, पाकिस्तान के साथ आपने जो वार्ता की है आगे बढ़ाई है। हाँ, ये ऐसा हुआ है कि मुशर्रफ सरकार वहां गिर गई, मगर कोशिश तो कीजिए, भारत की रणनीति का रास्ता निभाइए, वार्ता कीजिए। सोवियत यूनियन और यूएस 50 साल शीत युद्ध में लगे हुए थे, बातचीत जारी थी। तो ये कहना कि बातचीत बिल्कुल नहीं, अमन चैन और शांति। सुनिए, नहीं, 1 मिनट दे दीजिए मुझे। सुशांत सरीन कहते हैं कि मोदी को कुछ पता नहीं क्या करना चाहिए। ये कोई बात है? उन्होंने काम किया है, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा, आपने कहा, आपने वही मैंने ये नहीं कहा किए हैं। मैंने ये नहीं कहा, आप रिकॉर्ड करिए। मैंने कहा है कि मोदी सरकार के उन्होंने हमारे राजदूतों की राय ली है, सुषमा स्वराज ने, उनको दबाव डाला गया है सारे विश्व का, थोड़ा सा शक नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि उनको दबाव डाला गया, मैंने कहा कि सिर्फ एक राय रखने वाले लोगों को बुलाया गया, वो भी वो रास्ता निभाने चाहते हैं। सर, मेरे पास मैंने ये थोड़ी सी पाबंदी है, आपने अपनी बात सलाह लेने के लिए। एक सेंटेंस, एक वाक्य मैं कहूंगा। सर, काटजू साहब अभी आपके पास आ रहा हूं। जी, काटजू साहब अभी आपके पास आ रहा हूं। बाकी मेहमानों की राय ली जाएगी, चर्चा को समाप्त करने के पहले कंक्लूजन लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। आवाज अड्डा पर चर्चा हो रही है कि अब पाकिस्तान के साथ मोदी जी क्या व्यवहार करने जा रहे हैं, और दूसरी चर्चा वो ये हो रही है कि हमने अपनी अंदरूनी सुरक्षा खामियों के बारे में इन 3 दिनों की वारदातों से क्या सबक लिया है, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर सामने आया है। प्रभात झा साहब, आपके पास यही सवाल लेकर के आऊंगा। आपने पिछले कमेंट्स आपने ध्यान से सुने होंगे, तो सबने ये कहा कि इतनी अच्छी इंटेलिजेंस होने के बावजूद जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसने बड़े सवाल खड़े किए हैं कि हमारी तैयारी, हमारी चुस्ती, हमारी मुस्तैदी और हमारा तालमेल कैसा है एजेंसियों के बीच। झा साहब, आप मानेंगे कि कमियां रही हैं? देखिए, कमियां सदैव रहेंगी और कमियों को ठीक करना चाहिए। मैं इस पर कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि मैं किसी भी फोर्स को डिमोरलाइज नहीं कर सकता, लेकिन हां, सतर्कता में और बढ़ोतरी होनी चाहिए, सेना के वहां और लोग लगाने चाहिए, बीएसएफ की और टुकड़ियां बढ़ानी चाहिए, यह है। लेकिन मैं पैनलिस्टों से एक निवेदन करूंगा कि हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं है, हमें सतर्क रहते हुए वार्ता करना चाहिए, ये सबका मत बना है। लेकिन हां, वार्ता की शर्तें भी होनी चाहिए, क्या इन घटनाओं के बाद। लेकिन हां, ये बात भी सही है कि इन घटनाओं से हमको सबक भी मिलता है, और सबक ईमानदारी से है। और ये आतंकवादी चाहते हैं कि वार्ता न हो, हम आतंकवाद को जवाब भी दें, आतंकवादियों की इस बात को भी पानी फेरने की कोशिश करें कि नहीं, तुम्हारे धौस झपट से, तुम्हारी हरकतों से हम वार्ता बंद नहीं करेंगे, और इसका जवाब भी देंगे। एक तरफ यह भी तो संजय जी देखना पड़ेगा कि हमारे जवानों ने किस तरह ढेर किया है। हो सकता है चूक होगी, कोई रिपोर्ट में गलती होगी, कोई जानकारी आई होगी, नहीं, लेकिन हम उनको डिमोरलाइज नहीं करेंगे। हां, हम सब लोग और सतर्क होंगे और अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करेंगे। आज की आवश्यकता, और मुझे लगता है डिस्कशन में ये बात प्रमुखता से आनी चाहिए, कमजोरी
को ठीक करने की दिशा में बढ़ेंगे, लेकिन हम डिमोरलाइज नहीं करेंगे। हमारी फोर्स ने बहुत ताकत के साथ, चाहे 3 दिन हुआ हो, बहुत ताकत के साथ उनको ढेर किया है और इसके लिए वो जहां बधाई के पात्र हैं और वहीं वो शहीद, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और सैल्यूट करते हैं। सर, बुरा मत मानिएगा, मेरे सवाल पर आपने चूंकि एक कमेंट किया है तो क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है कि जब हम निर्णयकारों के सवाल, उनके बारे में सवाल उठाएं तो उसमें कहीं यह निहित नहीं है कि हम सेना को डिमोरलाइज करने के लिए कोई बात उठा रहे हैं। सेना ही तो लड़ती है बिना बावजूद इसके कि कमियां फैसले करने वालों की है। जिन फैसले करने वालों की मैं बात कर रहा हूं, जिनकी तरफ इशारा है, वो दूसरे लोग हैं। ग्राउंड पे तो जो लड़ते हैं और मरते हैं, जो अपनी जान देते हैं, उनका मोरल तो हमेशा हाई रहा है, कमजोरी तो किसी और जगह से रहती है सर। इसीलिए अमी बहन आपसे भी पूछना चाहूंगा कि एक तरफ तो हम इनको डिमोरलाइज ना करें। संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट संजय जी बोलिए। मेरा कहना है कि देखिए, हम सब लोग करेंगे, हम सब लोग, जहां से आप कहने की इशारा वो सब होगा। और अमी बहन ने जो कहा था मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। मैं बीजेपी और कांग्रेस, ऐसे मसले पर न कांग्रेस न बीजेपी, देश के मसले पर बीजेपी सदैव कांग्रेस के साथ खड़ी रही है। जब भी ऐसे हमले हुए, हमने कहा पहले भारत, पहले सीमा, पहले सरहद, पहले सैनिक, उसके बाद राजनीति का हिस्सा इसको नहीं बनने देना चाहिए, ये मैं निवेदन करूंगा। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं और आपने ध्यान दिया, शुरू में भी मैंने कांग्रेस से यही पूछा, प्रवक्ता से, अमी बहन से, कि आपको साफ कहना चाहिए कि पूरी तरह से सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। इस वक्त आपका काम नहीं है गलतियां निकालना, संजय जी, बहुत आपका काम नहीं है गलतियां निकालना, न आपका काम है जो वार्ता के सबसे बड़े पक्षधर थे वो ये कहें कि अब बातचीत मत करो। जी अमी बहन। संजय जी, मैं 2 बातें कहूंगी। आज ये राजकारण का विषय नहीं है, पार्टियों का भी विषय नहीं है। आज हम सिर्फ इतना कहते हैं कि सारे एनालिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया कि पाकिस्तान, नवाज शरीफ, बाकी देश के प्रेशर्स आते हैं प्राइम मिनिस्टर पे। पर आज एक बात तो ये है कि देश जानना चाहते हैं कि अच्छा चलो बातचीत जारी रखो, पर क्या बातचीत की स्ट्रेटजी है कि एक बार आप बातचीत चालू रखो और दूसरी तरफ ये 7 जो शहीद हो गए वो जवाब मांगते हैं कि इंटेलिजेंस आने के बाद भी कहां कोऑर्डिनेशन कम हो गया, कहां लैप्सेस हुई। तो देश को जवाब तो देना चाहिए कि कहां अपनी गवर्नेंस फेलियर हुई, इतनी अवेलेबिलिटी इंटेलिजेंस की होने के बाद। तो हम चाहे कुछ भी उनका एनालिसिस करें, पर एक बात साफ है कि हमें अभी ये जो है, जो भी हुआ है फेलियर, उसका क्या आगे करेंगे, बातचीत के साथ इसको भी प्लग करेंगे, वो जवाब देश को देना चाहिए। बिल्कुल, अजय शुक्ला जी को यहां शामिल करूंगा और वही सवाल जहां से दूसरा हिस्सा हमने शुरू किया था, कमियों की तरफ, कोऑर्डिनेशन की तरफ और फैसले कौन ले रहा है इस वक्त, ये जानने की तरफ। आपने जरूर इसको नजदीक से स्टडी किया होगा क्योंकि आपका विषय यही है। आप कैसे इसको समराइज करेंगे कि हमारा जो इंटरनल रिस्पांस रहा, जिस प्रकार से फैसले होने थे, कोऑर्डिनेशन होना था और जिस तेजी से होना था, वो हुआ है क्या? किसी हालत में नहीं, कोई भी नहीं कह सकता है कि उस तेजी से हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये कहना कि इसको एनालाइज करना और गलतियां निकालना और अपनी गलतियों से सीखना, ये डिमोरलाइज नहीं करता है फौज को। फौज डिमोरलाइज तब होती हैं जबकि आप उनको गलत काम के लिए गलत समय, बगैर इक्विपमेंट के साथ डालें, जब आप उनको ऐसे टास्क पे डालें जो कि जिनके लिए वो तैयार नहीं थे, ना इक्विप्ड हैं, ना ट्रेन्ड हैं, तब फौज जाके डिमोरलाइज होती है। उनके जेन्युइन ऑपरेशंस को एनालाइज करना और उससे सबक सीखने से फौज कभी डिमोरलाइज नहीं होती है। और इस कार्रवाई में इतनी गलतियां सामने आती हैं कि ये जो है, आप खुद इससे अंदाजन ये लगाइए कि 6 या 7 या 8 या जितने भी टेररिस्ट आखिर में निकलते हैं, वो जो है इसके बावजूद कि उनका पूरा इंफॉर्मेशन था हमारे पास, पूरा इंटेलिजेंस था हमारे पास, उसके बावजूद वो 3 दिन भारत की सेना को जो है उनके साथ लड़ते रहे, उनके ऊपर कैजुअल्टीज लाते रहे। ये गलतियों के बिना नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि जब वो शुरू में इंटेलिजेंस आया कि यहां पे पठानकोट के इर्द गिर्द जो है टेररिस्ट घूम रहे हैं और आगे क्या कार्रवाई की जाए, ये इंफॉर्मेशन सीधा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस में गई और वहां से फैसला ये हुआ कि इसके खिलाफ लड़ने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को जो है, एनएसजी के कमांडोज को यहां से तैनात करके भेजो।
अभी एनएसजी के कमांडोज, हर इंसान जानता है कि इनका काम है होस्टेज रेस्क्यू या पिन पॉइंट ऑपरेशन। बिल्कुल इनका काम नहीं है कि एक एयरबेस, एक बहुत बड़ा एयरबेस जो कि किलोमीटरों तक फैला हुआ है, उसको सिक्योर करना। वैसे कामों के लिए फौज लगाई जाती है और वहां पे पठानकोट में उसके एयरफील्ड के बिल्कुल नजदीक भारत का सबसे बड़ा कैंटोनमेंट पठानकोट था, जहां से तकरीबन 50,000 सैनिक जो है वहां पे रहते हैं। उनमें से सिर्फ 50 सैनिक मांगे गए और वो 50 सैनिक जो है उनको साइड वाले रोल पे भी लगाया, उनको लीडिंग रोल नहीं दिया। और सबसे सामने टेररिस्ट के सामने वो डीएससी गार्ड्स जो कि बेचारे रिटायर्ड फौजी हैं, पुराने हैं, उम्र में भी जो है काफी एडवांस्ड हैं, उनको डाला गया आगे। एनएसजी कमांडोज को डाला गया जिनका काम नहीं है। इस वजह से जो है इतने कैजुअलिटी हुए और इस वजह से जो है टेररिस्ट 3 दिन लड़ते रहे। आपने बहुत स्पेसिफिक बातें तफसील से बताई हैं। काटजू साहब, आपसे भी मैं चाहूंगा इस पर आप कहें कि दरअसल हल्के में कहा जाए तो चौकीदार सोते में पकड़ा गया और उठा तो उसको मालूम नहीं था कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ये हुआ है देश के साथ। काटजू साहब, देखिए, जो भी ये हादसा हुआ है ये बहुत ही गंभीर हुआ है। इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए और मैं समझता हूं इसकी जांच अब हमें ऐसी करनी है कि हम तह पर पहुंचे कि कौन सी गलतियां हुई हैं और वो गलतियों को बाद में हम सुधारें, क्योंकि फिर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक शब्द मैं और कहना चाहता हूं, कूटनीति और हमारी और सामरिक नीति को साथ साथ चलना होता है। जब भी उसमें संतुलन नहीं होता है तो देश बहुत बड़ी कीमत चुकाता है। अब हमारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि शीत युग के दौरान, एक चीज मैं कह लूं कि एक वाक्य कि शीत युग के दौरान रूस, सोवियत यूनियन और अमेरिका में भी बातचीत होती थी, उनमें भी होता था। हाँ, ये सब सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ आतंकवाद नहीं फैलाते थे, वो तीसरे देशों में लड़ते थे। बिल्कुल। इस बुनियादी बात को हम कभी नहीं भूलें और पाकिस्तान आतंकवाद नहीं छोड़ेगा, इसको भी हम नहीं भूलें। पाकिस्तान आतंकवाद नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमको जैसा होमवर्क दिखना चाहिए था, या जो काटजू साहब ने कहा कि हमारी विदेश नीति और सामरिक नीति में जो जुगलबंदी दिखनी चाहिए थी, कहीं न कहीं वो नजर नहीं आई है। और दरअसल हमको लगता है कि इस दुखद वारदात के बाद एक चीज और हमको सीखने की जरूरत है कि जब हम अपनी कमियों की सार्वजनिक बहस में खुले तौर पर चर्चा करें तो उसको सर डिमोरलाइजेशन से न जोड़ा जाए, न इससे जोड़ा जाए कि हम पाकिस्तान का पक्ष मजबूत कर रहे हैं। भारत के सार्वजनिक संवाद को और स्क्रूटनी को, जैसा इस बहस में हमने देखा है, और ज्यादा मैच्योर और ज्यादा एडल्ट बनाने की जरूरत है। इसलिए अजय शुक्ला ने जो सवाल उठाए या काक साहब ने सवाल उठाए, उसका जवाब सरकार जितनी जल्दी देगी बेहतर होगा। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।